नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्राइम स्टोरी जिसे सुन करके आपके पूरे शरीर में सिहरन सी बढ़ जाएगी और आपका दिल घबराने लगेगा, क्योंकि कहानी है आरुषि हेमराज हत्याकांड की। एक अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री। आरुषि हेमराज हत्याकांड भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमय आपराधिक मामलों में से एक है, जो 15-16 मई 2008 को रात के नोएडा के सेक्टर 25 जलवायु बिहार में हुआ। इस मामले में 13 वर्षीय आयुषी तलवार और उसके घरेलू नौकर यानी सहायक 45 वर्षीय यम प्रसाद बनजादे उर्फ हेमराज की नृशंस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मामला न केवल अपनी जटिलता और रहस्यों के कारण सुर्खियों में रहा, बल्कि इसने भारतीय जांच प्रणाली, पुलिस की कार्यशैली और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। और आप बताते हैं आपको आरुषि का पृष्ठभूमि क्या है और उनके परिवार के बारे में एक परिचय देते हैं। आरुषि तलवार नोएडा के एक प्रतिष्ठित दंत चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर तलवार के और डॉक्टर नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी और वह दिल्ली के पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ती थी और एक होनहार मेधावी जीवंत किशोरी थी। आयुषी की उम्र 13 वर्ष थी और वह जल्द ही अपना 14वां जन्मदिन यानी 24 मई 2008 को मनाने वाली थी। तलवार परिवार नोएडा के जलवायु विहार के L32 फ्लैट में रहता था। उनके घर में हेमराज एक 45 वर्षीय नेपाली मूल का घरेलू सहायक और रसोइया था, जो पिछले 2 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा था। तलवार परिवार और उस हेमराज के बीच कोई शिकायत या विवाद की बात सामने नहीं आई। तलवार परिवार में ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाते थे और नोएडा में अपनी क्लिनिक चलाते थे, जबकि नुपुर तलवार फोर्टिस अस्पताल में कार्यरत थीं। दोनों ही अपने पेशेवर जिंदगी में सफल थे, सामाजिक रूप से सम्मानित थे। एक फ्लैट का लेआउट इस प्रकार था कि आरुषि का कमरा उनके बेडरूम के बगल में था और दोनों कमरों के बीच एक दीवार थी। हेमराज का कमरा अलग था और छत तक पहुंचने का रास्ता फ्लैट के बाहर से था। अब बता रहे हैं आपको घटना वाले दिन की है पूरी कहानी। 15 मई 2008 को रात तलवार परिवार के लिए एक सामान्य रात थी। नुपुर तलवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने क्लिनिक में थी। फिर उन्होंने आरुषि को स्कूल से दोपहर 1:30 बजे घर लाया और दोपहर में राजेश की भाभी वंदना तलवार उनके घर आई और नुपुर के साथ दोपहर का भोजन किया। इसके बाद नुपुर और वंदना फोर्टिस अस्पताल चले गए, जहां नुपुर ने शाम 4:30 से 7 बजे तक काम किया। राजेश तलवार सुबह 8:30 से दोपहर 3:30 तक ITS कॉलेज में थे और फिर उन्होंने अपनी क्लिनिक में मरीजों को देखने गए। वहां अपने ड्राइवर उमेश शर्मा के साथ रात 9:30 बजे घर लौटे। उमेश शर्मा ने रात 9:30 बजे हेमराज की गाड़ी की चाबी और राजेश का बैग सौंपा, जो उस रात परिवार के लिए खाना बना रहा था। उमेश ने नुपुर और आरुषि की डाइनिंग टेबल के पास और राजेश अपने बेडरूम से बाहर आते देखा। यह आखिरी व्यक्ति था जिसने आरुषि और हेमराज को जीवित देखा था। रात को तलवार दंपति ने आरुषि को उसका जन्मदिन नज़दीक होने के कारण एक सोनी DSC-W130 डिजिटल कैमरा उपहार में दिया था, जो उस दिन कुरियर से आया था। आरुषि ने रात 10:10 बजे तक अपने और अपने माता पिता की तस्वीरें खींची। उसके बाद तलवार दंपति अपने कमरे में सोने चले गए। आरुषि अपने कमरे में रही। रात 11 बजे राजेश ने नुपुर से इंटरनेट राउटर चालू करने को कहा, जो आरुषि के कमरे में था। उसके बाद परिवार के अनुसार सब कुछ सामान्य था। 16 मई 2008 को सुबह तलवार परिवार की नौकरानी भारती सुबह 6 बजे घर पहुंची। आमतौर पर हेमराज गेट खोलता था,
लेकिन उस दिन गेट बाहर से ताला बंद था। नुपुर ने भारती को चाबी फेंकी। जब भारती घर में दाखिल हुई उसने देखा कि राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में रो रहे थे। उन्होंने कहा, देखो हेमराज ने क्या किया। भारती ने देखा कि आरुषि अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था और सिर पर गहरी चोट थी, पर वह तुरंत पड़ोसियों को बुलाने गई। सुबह 7:30 बजे तक पुलिस मौके पर आ चुकी थी, लेकिन तब तक 12 से 20 लोग घर में इकट्ठा हो चुके थे, जिससे अपराध स्थल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहा। शुरुआत में नोएडा पुलिस ने हेमराज को संदिग्ध माना क्योंकि वह लापता था। राजेश और नुपुर ने पुलिस को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या की और नेपाल भाग गया। पुलिस ने हेमराज की तलाश शुरू की, लेकिन 17 मई को तलवार के फ्लैट की छत पर हेमराज का आंशिक रूप से सड़ा हुआ शव मिला। उसका गला भी कटा हुआ था और सिर पर गहरी चोटें थीं। छत का दरवाज़ा अंदर से ताला बंद था, जिसने मामले को और जटिल बना दिया। नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच में कई खामियां थी। अपराध स्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया, जिसके कारण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बढ़ गई। मीडिया और पड़ोसियों को घर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिसने सबूतों को दूषित किया। पुलिस ने शुरू में हेमराज को संदिग्ध माना, लेकिन उसका शव मिलने के बाद जांच की दिशा बदल गई। नोएडा पुलिस ने इसे एक अंदरूनी काम माना और तलवार दंपति पर शक करना शुरू कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर दोनों की हत्या की। हालांकि इस दावे का कोई ठोस फोरेंसिक या भौतिक साक्ष्य नहीं था। 23 मई 2008 को राजेश तलवार को डबल मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसी बीच मामले की गंभीरता और सार्वजनिक दबाव के कारण 31 मई 2008 को जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच को 2 चरणों में संचालित किया। पहली सीबीआई टीम ने तलवार दंपति को संदिग्ध माना और उसके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की। 13 जून 2008 को सीबीआई ने राजेश की क्लिनिक की सहायक कृष्णा भंडारी को गिरफ्तार किया। बाद में 2 अन्य घरेलू सहायकों राजकुमार और विजय मंडल को भी संदिग्ध माना गया। सीबीआई ने तीनों पर नार्को विश्लेषण टेस्ट किए, जिसमें यह दावा किया गया कि उन्होंने आरुषि पर यौन हमले का प्रयास किया और हेमराज को गवाह होने के कारण मार डाला। हालांकि नार्को टेस्ट के परिणाम कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थे और सबूतों के अभाव में तीनों को रिहा कर दिया गया। सीबीआई की दूसरी टीम ने तलवार दंपति को फिर से संदिग्ध माना। 2010 में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि राजेश तलवार मुख्य संदिग्ध हैं, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में मामला बंद किया जा रहा है। हालांकि तलवार दंपति ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और मामला विशेष सीबीआई अदालत में पहुंच गया। 2013 में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज की हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि राजेश ने हेमराज को सिर पर मारा, लेकिन गलती से आरुषि को भी चोट लग गई। जब नुपुर कमरे में पहुंची, दोनों लगभग मृत थे। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह तलवार दंपति ने अपराध स्थल को साफ किया और हेमराज के शव को छत पर छिपाया। तलवार दंपति ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी और जांच में खामियों का हवाला देते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं थी और अभियोजन पक्ष कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। सीबीआई ने इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन मामला आज भी अनसुलझा है। आरुषि हेमराज हत्याकांड में भारतीय समाज और जांच प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला। इसने पुलिस को लापरवाही, अपराध स्थल के प्रबंधन में कमी और मीडिया द्वारा सनसनीखेज कवरेज की समस्याओं को उजागर किया। मीडिया ने
आरुषि और तलवार दंपति के खिलाफ कई आपत्तिजनक दावे किए, जिसे मीडिया ट्रायल के रूप में देखा गया। इस मामले में नाबालिग के खिलाफ अपराध, घरेलू सहायकों की सुरक्षा और फोरेंसिक की जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। तलवार दंपति की रिहाई के बाद कई लोगों ने इसे न्याय की जीत माना, जबकि अन्य इसे जांच की विफलता के रूप में देख रहे हैं। आरुषि हेमराज हत्याकांड 17 साल बाद भी अनसुलझा है। यह मामला न केवल परिवार की त्रासदी है, बल्कि भारतीय जांच प्रणाली की कमियों को भी दर्शाता है। आरुषि की हत्या किसने की, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और यह मामला भारत के लिए सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है। आरुषि हेमराज हत्याकांड का मामला, डबल मर्डर कांड का मामला अभी भी अनसुलझा है, क्योंकि इसमें सबूतों के साथ ठीक से उसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया और घटनास्थल पर कई लोगों के जाने से सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। ओवरऑल आरुषि हत्याकांड एक मिस्ट्री बन गया है जो कभी सुलझने वाला नहीं लग रहा है। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने वीडियो में क्राइम स्टोरी लेके आते हैं जिससे पूरा देश हिल जाता है। ऐसी क्राइम स्टोरी जिसे सुनकर आपके हाथ पैरों में सिहरन आ जाती है और हाथ पैर के आपके रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसी क्राइम स्टोरी जिससे हमें अवेयरनेस लेनी चाहिए और देश की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमें करना चाहिए कि ऐसी क्राइम स्टोरी दोबारा हमें ना बनानी पड़े और ऐसा क्राइम हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे ज़िले में ना हो और किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो जिससे उसका सामान्य जीवन क्षत विक्षत हो जाए। और ऐसी क्राइम स्टोरी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं पूरे समाज को झकझोर कर रख देती हैं। मिलते हैं नए क्राइम स्टोरी में। नमस्कार।